हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सुखना लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लोकटक लेक को लेकर के, तो लोकटक लेक को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है मणिपुर, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के रूप में लोकेटेड है लोकटक लेक। जो लोकटक लेक है वो अपने फ्यूमडीज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये जो लोकटक लेक है वो रामसर साइट के रूप में भी इसको डेजिग्नेशन मिला हुआ है। तो अब हमारे लिए जो रामसर साइट क्या होती हैं, इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं, जिसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1971 में ईरान जो कंट्री है वहाँ की एक रामसर सिटी है, और वहाँ पर एक कन्वेंशन साइन होती है कि वेटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए काम किया जाएगा। तो ये जो 1971 की जो ट्रीटी हुई, इसको रामसर ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। और स्पेसिफिक किसी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबली लेवल की ओनली एनवायरनमेंट ट्रीटी है। मतलब स्पेसिफिक किसी इकोसिस्टम, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसी तरीके से वेटलैंड इकोसिस्टम। तो वेटलैंड को प्रिजर्व करने स्पेसिफिक किसी इकोसिस्टम के ऊपर फोकस करती हुई एकमात्र ऐसी ट्रीटी है। इंडिया में भी बहुत सारी साइट हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितनी रामसर साइट हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उसी तरीके से जो लोकटक लेक है उसको भी डेजिग्नेशन मिला हुआ है रामसर साइट का। देखो, जो रामसर साइट होती हैं उसमें कुछ रामसर साइट में टाइम के साथ में डिक्रीज देखने को मिलता है, कुछ थ्रेट होती हैं उन साइट्स को लेकर के। इसीलिए एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रखा गया कि वो साइट्स जिनमें टाइम के साथ में डिग्रेड देखने को मिल रहा है उनको स्पेसिफिक इस रिकॉर्ड में शामिल किया जाए, और स्पेसिफिक उन जो रामसर साइट हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। ओके, तो ये वेटलैंड से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर हम डिस्कस करें तो फ्रंट पेज पर सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पूरे इंडिया के जो स्टेट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वहाँ से जो भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। स्पेसिफिक फोकस किया गया कि किस तरीके से जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उनको हम इंडिया लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सके। तो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्पोर्टेंट बात बोली है कि देखो, कोई भी जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश से कम नहीं है। सभी को उन्होंने इक्वलिटी का यहाँ पर बात रखी है कि सभी जो हैं ऑल आर नेशनल लैंग्वेज, और सभी को इक्वलिटी है, सभी जो हैं वो समान हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। ओके, यहाँ पर कुछ उन्होंने बात रखी। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि देखो 32 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला गांधीनगर गुजरात में। तो उन्होंने बोला कि देखो, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कमेटी के हेड रहे और उन्होंने ड्राफ्टिंग की ये नई एजुकेशन पॉलिसी, उन्होंने अपनी इस पॉलिसी में कुछ टर्म को यूज़ किया है, और टर्म के ऊपर उन्होंने फोकस किया है लोकल लैंग्वेज मीन्स मदर टंग सच एज ट्राइबल लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पर जो मिस्टर प्रधान है उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो है वो इन लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने की, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक नई स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया, PM श्री स्कूल। ये PM श्री स्कूल क्या है? उन्होंने बोला कि जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय वर्क कर रहे हैं उसी तरीके का एक स्कूल का फॉर्मेशन होएगा इसमें। हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 15 लाख स्कूल हैं, जिसमें से 11 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और इनमें से 11 लाख स्कूल में से 1% जो स्कूल हैं उनको PM श्री स्कूल के रूप में स्टार्ट किया जाएगा इस नई स्कीम के अंडर। ताकि इसमें क्या कोशिश की जाएगी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी लेबोरेटरी के रूप में इन स्कूल को डेवलप किया जाएगा। मतलब शुरुआत में जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके कोशिश की जाएगी किस तरीके से उनका रिजल्ट जो है, या फिर किस तरीके से उनको ऑल इंडिया में ग्रो किया जाए।
यहाँ पर मिनिस्टर ने, धर्मेंद्र प्रधान ने ये बोला कि देखो हर स्टेट का कुछ ना कुछ इनिशिएटिव है अपने एजुकेशन सेक्टर को लेकर के, तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो भी आपका बेस्ट इनिशिएटिव है आपके स्टेट का, वो सभी आप एक दूसरे के साथ में शेयर करो, उन सभी को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें हमारे एजुकेशन में। यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारे इंडिया की जो 40% जो एजुकेशन है उनको, दिस इज़ लाइक 5 fingers कमिंग टूगेदर टू फॉर्म ए फिस्ट, सो दैट 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो 3 साल से 23 साल की एज की बीच के एज ग्रुप में है, तो उस एज ग्रुप के लिए हम फोकस करेंगे जो हमारे इंडिया की 40% पॉपुलेशन को बनाती है, ताकि 21st सेंचुरी में जो ग्लोबल सिटीजन्स के रूप में उस पॉपुलेशन को हम डेवलप कर सके। और इसके लिए बेसिक टूल क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन को हम बेहतरीन तरीके से डेवलप करेंगे तभी जा कर के सब कुछ डेवलपमेंट हो पाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने नेशनल लैंग्वेज की बात की है, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक बात यहाँ पर उन्होंने रखी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, क्वेश्चन इस तरीके से आता है। देखो यूपीएससी में क्या होता है कि जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, तो आपको किसी भी पॉइंट को लेकर के, जैसे लैंग्वेज को लेकर के क्वेश्चन आया, तो आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट रहेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है कि कौन सी नेशनल लैंग्वेज होगी। तो ये बात गलत होगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी नेशनल लैंग्वेज के बारे में नहीं बताया है। सिर्फ इतना बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि देखो आर्टिकल 343 जो है वो एक बात बोलता है कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उसको आप जो है वो एक यूनियन लैंग्वेज के रूप में, एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बात रखी गई है कि इंग्लिश को हम स्टार्टिंग के 15 ईयर्स तक यूज़ करेंगे, मतलब 1950 से 1965 की बात बोली थी। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी थी पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट जो है वो इंग्लिश को रेगुलर रखना है या फिर इसमें चेंज करना है, ये पार्लियामेंट डिसीजन लेगी। तो 1963 में पार्लियामेंट ने जो ऑफिशियल एक्ट आया 1963, क्योंकि प्रोटेस्ट होने लग गया था, जैसे जैसे लगने लगा कि इंग्लिश को रिमूव किया जा सकता है, तो पार्लियामेंट ने इनडेफिनेटली टाइम के लिए इंग्लिश को रेगुलर कर दिया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम यूज़ करेंगे। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हुए हैं। अब बात आती है स्टेट लेजिस्लेचर की, तो स्टेट में किस तरीके की लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दे रखी है कि वो अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज को चूज करें। ओके, तो बहुत सारे स्टेट्स में आप देखते होंगे कि हिंदी इंग्लिश के साथ में वहाँ की जो रीजनल जो लैंग्वेज है उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो हमारी जुडिशरी है वहाँ की। तो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी अपील जो हैं या फिर वहाँ पर डिस्कशन, वहाँ के जो ऑर्डर हैं वो इंग्लिश में पास होते हैं। ओके, हालांकि इसको लेकर के पावर दे रखी है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो इनको लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, लेकिन अभी भी इंग्लिश वहाँ पर यूज़ की जाती है। ये हो गए कुछ बेसिक फैक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 351 जो है वो एक इम्पोर्टेंट बात बोलता है, और 351 में एक इम्पोर्टेंट बात ये बोली गई है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो काम करेगी कि हिंदी को आप एक लैंग्वेज के रूप में प्रमोट करो। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 2011 का जो हमारा सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग, तो 2011 के सेंसस में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी और उसमें बोला गया था कि 43% जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है वो हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज़ करती है। हमारे इंडिया में 121 मदर टंग है, मतलब रीजनल एरिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, लेकिन उनमें से 22 जो हैं वो ही हमारे सिर्फ 8 शेड्यूल में हैं। 8 शेड्यूल में क्या बताया गया है? 22 लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। आप सभी को पता होगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थी, फिर बाद में टाइम के साथ में अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो अदर लैंग्वेज हैं उनको यहाँ पर 8 लैंग्वेज को बाद में इंक्लूड किया गया है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि अगर आपको 8 शेड्यूल में लैंग्वेज को इंक्लूड करना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना होगा आर्टिकल 368 के अंडर। अब ये जो 8 लैंग्वेज हैं इनसे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली लैंग्वेज 14 के बाद में जो 15 नंबर पर जो लैंग्वेज थी वो थी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू सिंधी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया। उसके बाद में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में इसमें ऐड किया 3 लैंग्वेज को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। फिर उसके बाद में आता है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003
3 में, और इसमें 4 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये लैंग्वेज। इस तरीके से ये सीरीज जो है और ये अमेंडमेंट, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज को इंसर्ट किया गया, ये भी आपको क्लियरली ध्यान होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ये जो 22 लैंग्वेज जो है ना, इसमें से कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो आपको देख करके लग सकता है कि हाँ ये शामिल होंगी, लेकिन वो शामिल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंग्लिश जो है वो इन 22 लैंग्वेज में शामिल नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थानी, हरियाणवी और अगर लद्दाखी, क्योंकि कश्मीरी लैंग्वेज है इन 22 में, तो आपको लग सकता है कि कश्मीरी है तो लद्दाखी भी होगी, तो लद्दाखी लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है। राजस्थानी नहीं है, हरियाणवी नहीं है, लद्दाखी नहीं है और इंग्लिश नहीं है। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जिनको बोला जा सकता है कि कौन कौन सी हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कश्मीरी है, इससे इंपॉर्टेंट बात नेपाली भी है, यहाँ पे उर्दू भी है, ओके, और संस्कृत भी है, ओके। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं लैंग्वेज को लेकर के। अब ये तो हो गई 8 शेड्यूल की लैंग्वेज। अब हमारे इंडिया में कुछ क्लासिकल लैंग्वेज भी हैं। क्लासिकल लैंग्वेज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में नहीं था। 2004 से ये जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट किया गया कि हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं उनको भी प्रिजर्व किया जाए। क्लासिकल लैंग्वेज आप समझ रहे हो ना, देखो ये 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है, इससे क्या होता है कि एमपी और एमएलए जो है वो अपनी इन 22 शेड्यूल में से 22 जो लैंग्वेज है इनमें से किसी में भी अपना स्पीच दे सकते हैं। इसके अलावा आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम मेंस लिखते हो तो इन लैंग्वेज में से किसी से भी आप अपना आंसर जो है वो लिख सकते हो। ये कुछ बेसिक चीज़ें मिलती हैं जिनसे इनके प्रमोशन के लिए काम किया जाता है। अब क्लासिकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो क्लासिकल लैंग्वेज का जो फॉर्मेशन है वो 2004 से स्टार्ट हुआ, और अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में देखें तो क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, 6 क्लासिकल लैंग्वेज है हमारे इंडिया में। सबसे पहले 2004 में तमिल को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, उसके बाद में 2005 में यहाँ पर संस्कृत को, 2008 में तेलुगु को, उसके बाद में अगर हम देखें तो 2008 में तेलुगु और जो कन्नड़ा है 2 को एक साथ इंसर्ट किया गया था, और फिर आती है 2013 में मलयालम और 2014 में ओडिया। इस तरीके से ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जिनका अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो काफ़ी एंशियंट टाइम का है, ओके। और टाइम के साथ में हालांकि उनमें कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन उनका जो ओरिजिनल जो पार्ट है उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखा जाता है क्लासिकल लैंग्वेज में कि किसी अदर जो लैंग्वेज है उससे ड्राइव करके जो आपका लिटरेचर है उसको नहीं बनाया हुआ है। ये कुछ बेसिक चीज़ें इसमें ध्यान में रखी जाती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि 8 शेड्यूल की लैंग्वेज अलग है और जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो अलग हैं। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है, यहाँ पर हमारे इंडिया ने कुछ सीनियर डिप्लोमेट्स जो है वो हम अफगानिस्तान भेज रहे हैं, ओके। तालिबान जो है वो इंडिया के साथ में डिस्कशन करना चाहता है। लास्ट ईयर 2021 में जब वहाँ पर तालिबान का रूल आया तो इंडिया ने अपनी एम्बेसी को वहाँ से वैकेंट कर दिया, अपने जो भी इम्पोर्टेंट डिप्लोमेट्स हैं उन सभी को वहाँ से निकाल लिया। अब तालिबान ये चाहता है कि इंडिया अपनी दोबारा से अपनी एम्बेसी को यहाँ पर ओपन करे। इसके अलावा तालिबान के साथ में डिस्कशन करे बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के। इंडिया ने क्लियर किया है कि हम तालिबान को रिकॉग्निशन देने के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। हम जो है हमने जो भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है उन सभी को हम व्यू करने की कोशिश करने वहाँ पर जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो वहाँ पर इंडिया ने हॉस्पिटल बनाए हैं, एजुकेशनल सेंटर बनाए थे, उन सभी को विजिट करने, वहाँ पर किस तरीके से क्या व्यवस्था की जा सकती है, क्या असिस्टेंस दी जा सकती है, उन सभी के ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है। कोविड-19 के टाइम में हमने बहुत सारी वैक्सीन पहुँचाई है वहाँ पे अफगानिस्तान में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो फूड ग्रेन की भी असिस्टेंट प्रोवाइड की थी इंडिया ने थ्रू पाकिस्तान लैंड रूट का यूज़ करते हुए। यहाँ पर हमारा जो डेलीगेशन है इंडिया का उसमें एक वीमेन भी शामिल है, और ये इसलिए की गई हैं ताकि तालिबान को ये लगे कि हम इक्वलिटी रखते हैं। वीमेन जो है वो हमारे हर पार्ट में अगर हम देखें कोई भी हम बेसिक चेंजेस लेते हैं तो वहाँ पर इक्वली इंक्लूज़न है वीमेन का हमारी सोसाइटी में। और ये बात से वहाँ पर अगर हम देखें अफ़गानिस्तान में तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि टाइम के साथ में और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो वीमेन, गर्ल्स, जो चिल्ड्रन हैं उनके एजुकेशन के लिए, वीमेन के वर्किंग प्लेस के लिए सब ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शन जो हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो एक इम्पोर्टेंट बात रखने की कोशिश कर रहा है कि वीमेन सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है और उसको जो भी आप अपने इम्पोर्टेंट डिसीजन लो उसमें उनका इंक्लूज़न होना चाहिए।
यहाँ पर जो पावर ग्रिड, चिमताला इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन, इसके अलावा हबीबिया हाई स्कूल, इसके अलावा जो भी हमारे हेल्थ सेंटर है, इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो काबुल में लोकेटेड है, उन सभी के विजिट हमारे ये डिप्लोमेट्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अच्छा, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट कब किया था? जब 20 ईयर्स तक 1996 से 2001 तक वहाँ पर जो तालिबान है उनका रूल रहा। उसके बाद में यूएस ने अपनी आर्मी का यूज़ करते वहाँ से उनको पुल बैक किया और वहाँ की जो अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट रही उनके साथ में मिलकर के यूएस की जो आर्मी है वो वहाँ पर रही। तो इंडिया ने उसी टाइम ये सारा जो अपना बेसिक फैक्ट्स है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप किया था। देखो, इंडिया सिर्फ ये नहीं चाहता, इंडिया ये चाहता है कि देखो रीजनल एरिया में एक तो पीस रही, क्योंकि अगर आपके बॉर्डर एरियाज़ में इशू क्रिएट है किसी कंट्री में तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके कंट्री की जो पीस है वो भी इससे इफेक्ट होगी। जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो म्यांमार में जैसे ही मिलिट्री रूल इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद में हमारे इंडिया में इंसर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। बहुत सारे हमने केसेस द हिंदू में डिस्कस किए थे कि वहाँ से जो बॉर्डर एरिया है उसका वायलेशन करते हुए बहुत सारे इनडायरेक्टली हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग इंडिया में एंटर हुए थे, जिसको लेकर के हमारे इंडिया ने फिर काफ़ी स्ट्रिक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया था। ओके, तो सेम इसी तरीके से इंडिया चाहता है कि हमारे रीजनल एरिया में सभी कंट्रीज़ में पीस और स्टेबिलिटी रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो टेररिज्म वहाँ पर ग्रो हो रहा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया में भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि इंडिया में कुछ इंटरनल ऐसे इशू हैं जिनका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक अपनी रीच पहुँचाने के लिए, क्योंकि देखो पाकिस्तान का यूज़ करते हुए अगर हम जाएंगे तो वहाँ से हम जो है पाकिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन बेहतरीन नहीं है, तो इंडिया ने ईरान में तो डेवलप किया चाबार पोर्ट, फिर चाबार पोर्ट तक हम सी रूट का यूज़ करते हुए चाबार पोर्ट तक पहुँचे और फिर ईरान का जो हाईवेज़ है उनके यूज़ करते हुए अफ़गानिस्तान में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ताकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन पर इन्फ्लुएंस रहे और उनके लैंड रूट का यूज़ करते हुए इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक अपनी रीच बनाई। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक अगर हम बात करें पहुंचने का मेन रीज़न ये है कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रिच कंट्रीज़ हैं और उनका इंडिया जो है वो भी अपनी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए उनका जो भी रिसोर्सेज है उनका यूज़ करना चाहता था। उनके साथ में जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन इंडिया करना चाहता है और इसीलिए इंडिया ने ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अफगानिस्तान में डेवलप करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडिया और इजराइल को लेकर के। इंडिया और इजराइल ने अपने जो डिफेंस रिलेशन है उनको इनहेंस करने की कोशिश की है। दोनों कंट्रीज़ ने अपने बीच में जो विजन स्टेटमेंट है उसको साइन किया है। उन्होंने रखा है कि 30 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे बायलैटरल रिलेशन को और उनको अब हम एडवांस जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उनके लेवल पर इनहेंस करना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है आईटी रूल्स 2021 में ये डिसाइड किया गया था कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने लेवल पर कुछ ऐसे इंटरमीडियरी ग्रीवियंस ऑफिसर के रूप में अपॉइंट करेंगे जिनको लेकर के लोगों को अगर कुछ परेशानी है तो वो उनको लेकर के अपनी बात रखेंगे। लेकिन यहाँ पर अब कुछ नया चेंज किया गया है। गवर्नमेंट ने एक नया न्यू पैनल प्रपोजल किया है और जो अपने पहले के जो डिसीजंस थे उसमें कुछ चेंज किए हैं। उन्होंने बोला है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक रीच बढ़ाने के लिए कोई भी पर्सन अगर उसको कुछ कंटेंट को लेकर के कुछ परेशानी है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, और इनको हम बहुत बार देखते हैं कि यूजर्स जो हैं उनको लेकर के बार बार अपील करते रहते हैं कि अपना कंटेंट आप रिमूव कीजिए। यहाँ पर डाटा के थ्रू शो भी कर रखा है कि कौन से कंट्री से जो पॉपुलेशन है या फिर वहाँ की पॉपुलेशन या वहाँ के लोग जो हैं वो कितना अर्ज करते हैं। तो इंडिया में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो इस तरीके की जो भी पिटिशन है, जो भी अपील है, उनको लेकर के केसेस की संख्या आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2021 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर के जो रिमूवल रिक्वेस्ट जो डाली गई थी उनकी संख्या आप देखो सकते हो कि हाईएस्ट नंबर्स यहाँ पर रेगुलर देखने को मिल रहे हैं। तो इसको लेकर के जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ नया प्रपोजल लिया है कि हम कोशिश करेंगे कि अपने लेवल पर कि पहले कुछ यहाँ पर एक कमेटी हम बनाएं और वो जो कमेटी है ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी जो है वो सेंटर कंस्टिट्यूट करे, फिर इस तरीके की अपील को सबसे पहले वो डील करे, फिर ग्रीवियंस ऑफिसर ने अगर कुछ उसको लेकर के एंटी डिसीजन दिया है उसको लेकर के हम एक इंटरमीडियरी का रोल यहाँ पर प्ले करें। तो ये जो भी नए रूल्स हैं इनको ओपन रखा गया है मिनिस्ट्री साइट पर। आप जाकर के अपना जो भी चेंजेस अगर इसमें होना चाहिए उसको लेकर के अपना सजेशन दे सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल ड्राफ्ट है वो तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है जो फ्रंट पेज पर भी जो न्यूज़ डिस्कस हुई है
कि कश्मीर वैली वाला जो रीजन है वहाँ पर रेगुलर इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। उसी को लेकर के इस आर्टिकल में शो किया गया है कि देखो, जैसे ही हमने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370 को रिमूव किया था, तो उसके बाद में ये सोचा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट, इंडिया के इंटीग्रल पार्ट के रूप में वहाँ पर जो डिसहार्मनी फैली हुई है, स्प्रेड हुई है, उसको कम करके हम वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए इंडिया काम भी कर रहा था और एक तरीके से थोड़ा सा अपने आप को सक्सेस भी मान रहा था। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर वैली में इंसिडेंट टाइम के साथ में इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, इससे वहाँ पर जो सिक्योरिटी वाला जो इशू है वो एक मेजर रीजन रहा है। यहाँ पर सबसे पहले तो इंसिडेंट के बारे में बताया गया है कि किस टाइम कितने वहाँ पर लोग जो हैं वो इसकी वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं। सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब थे, तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने वैली में दोबारा से जो भी लोग वहाँ से निकल कर के आ गए थे 1990s के टाइम में, उन दोबारा से उन लोगों को वहाँ पर एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी। सेम इसी तरीके का प्रोसीजर गवर्नमेंट ने प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट किया है। इसको लेकर के कुछ स्टेटमेंट भी देखने को मिले थे और उसी का ये रिजल्ट आप देख सकते हो कि वहाँ पर इस तरीके के इंसिडेंट जो हैं वो टाइम के साथ में इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि हमारी वहाँ की सिक्योरिटी और पीस को अगर हमें एस्टेब्लिश करना है तो स्पेशल स्टेटस रिमूव करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। हमें क्या करना होगा कि हमें वहाँ पर बेसिक लेवल पर जो इशू हैं उनको जाकर के हमें सोल्व करने होंगे, तभी जाकर के वैली में जो रिप्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था उसको दोबारा से जो हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अब यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बात की गई है, तो इससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। आप सभी को पता है 1947 में जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की थी तो इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके अलावा कुछ प्रिंसली स्टेट भी थे, उनको ये बोला गया था कि आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ जाओ, चाहो तो इंडिया के साथ जाओ, चाहो तो इंडिपेंडेंट रहो। तो इन्हीं प्रिंसली स्टेट में एक प्रिंसली स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ के राजा थे हरि सिंह और उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद में पाकिस्तान को लगा कि जम्मू एंड कश्मीर तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, पाकिस्तान इसको अपने अंडर करना चाहता था। पाकिस्तान ने इसके ऊपर अटैक कर दिया 20 अक्टूबर 1947 की। जम्मू एंड कश्मीर से ये बात संभली नहीं, उन्होंने इंडिया से डिस्कशन किया कि आप हमें असिस्टेंस दीजिए और हम जो है आपका इंटीग्रल पार्ट बन जाएंगे। तो इंडिया ने यहाँ पर कुछ डिस्कशन किया, कुछ नेगोशिएशंस हुए और 3 पॉइंट जो है वो इंडिया को दिए गए, जिसमें एक डिफेंस दिया गया, एक फॉरेन अफेयर्स दिए गए और एक दिया गया कम्युनिकेशन। कि इन 3 पॉइंट के ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए काम करेगी। इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी पाकिस्तान, लेकिन जब तक पाकिस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का कुछ पार्ट जो है वो अपने अंडर कर चुका था, जिसको आप क्या मानते हो आज, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हो। अब यहाँ पर 1947 में 26 अक्टूबर को ये डिस्कशन हुआ, इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी। इंडिया जो है 1 जनवरी 1948 को ये जो इशू हुआ उसको लेकर के कहाँ चली गई, यूएन में। इंडिया ने बोला कि ये तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, पाकिस्तान यहाँ से हटना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी बात रखी कि भाई जब आपका इंटीग्रल पार्ट बना था तब तक ये एरिया हमारे अंडर आ चुका था, ओके। लेकिन इंडिया का ये बोलना है कि ये पूरा एरिया किसके अंडर था, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था। तो जम्मू एंड कश्मीर के अगर अंडर था तो उसका एरिया, अगर उसका हमारे साथ में डिस्कशन एग्रीमेंट हुआ है तो उसका कंप्लीट एरिया हमारे अंडर होना चाहिए। तो यूएन ने रिजोल्यूशन 47 पास किया और उन्होंने ये बोला कि भाई क्या करो, पाकिस्तान यहाँ से अपनी आर्मी हटाए, इंडिया भी अपने आप की जो आर्मी है उसको यहाँ पर काफ़ी कम करे और फिर यहाँ के लोगों का जो क्या वोटिंग यहाँ पर करवाई जाएगी, उन लोगों का क्या विचार है उसके बारे में क्वेश्चनिंग करके इसका डिस्कशन, इसका रिजल्ट लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने कभी अपनी आर्मी पीछे रिमूव की नहीं और इसकी वजह से इसको लेकर के आज तक भी वोटिंग नहीं हुई है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका क्या स्टेटस होना चाहिए। अब इसको लेकर के जम्मू एंड कश्मीर की ये बात हो गया। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, इलेक्ट की जाती है वहाँ पर कंस्टिट्यूएंट असेंबली। और कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने ये बात डिस्कशन की, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने इलेक्शन के थ्रू कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 1956 नवंबर में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया और इसी बीच में 1954 में इंडिया ने 35A जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया कि हम जम्मू एंड कश्मीर को ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उनको सौंपते हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने डिसीजन लेने के लिए खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगा कि इंडिया तो बहुत अच्छा कंट्री है, देखो हमारे लिए कितनी हमारी इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रहा है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1957 को 26 जनवरी, जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट किया गया था। सेम इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी 26 जनवरी 1957 को जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कमेंस किया, उसको स्टार्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। ओके, तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें शो करती हैं कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। इससे अलावा अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने ये भी लिख दिया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन टाइम के साथ में ये बात होती रही कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 के अंडर स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। तो उस टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बोला था कि टाइम के साथ में 370 को रिमूव कर दिया जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल होएगी ना वैसे वैसे रिमूव कर दिया जाएगा। अब ये बात जो है वो टाइम के साथ में जम्मू एंड कश्मीर को समझ में आने लग गया कि ये तो जो है जो स्पेशल स्टेटस हमें दिया हुआ था वो रिमूव करेंगे। तो 2000 में यहाँ की जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने पास किया कि 1953 से पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है वो हमें वापस चाहिए, लेकिन इसको नलीफाई कर दिया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब बात आती है 2019 की। 2019 में यहाँ पर लगा हुआ था प्रेसिडेंट रूल जम्मू एंड कश्मीर में। प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ तो वहाँ पर जो गवर्नर है वो पावरफुल है। तो गवर्नर ने प्रेसिडेंट को ये बात रखी कि आप जो हमारा 370 है उसको हटा दो, और 370 को हटाने से पहले जो भी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे प्रोविज़न जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अप्लाई कर दो। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि चलो ठीक है। प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये बात रखी। प्रेसिडेंट ने ये बात बोली कि हमारे इंडिया के इस कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविज़न जो है कहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पे। और दूसरी बात उन्होंने रखी कि देखो आर्टिकल 370 जो है उसका ही सब पार्ट 3 है, उसमें ये बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो कैसे रिमूव किया जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बहुत साल पुरानी हो गई, तो दोबारा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो और वो डिसीजन ले 370 को लेकर के। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ने क्या किया, पहली बात तो उन्होंने बोली कि चलो इंडिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न इंप्लीमेंट हो गए जम्मू एंड कश्मीर पर, और दूसरा उन्होंने बोला कि 370 सब पार्ट 3 में जो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको ये माना जाए कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दो चेंज किए। अब वहाँ पर आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट रूल है। प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो काम नहीं करेगी। तो लेजिस्लेटिव असेंबली काम नहीं कर रही तो उसके इक्वल क्या आ गया, पार्लियामेंट आ गई। तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ने यहाँ पर रूल पास किए कि जो स्पेशल स्टेटस है 370 वो हटाया जाता है और इंडिया का इंटीग्रल पार्ट के रूप में इसको अडॉप्ट किया जाता है। इंडिया के सारे प्रोविज़न यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगे और उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जम्मू एंड कश्मीर किस तरीके से एग्जिस्टेंस पे आया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है पेज नंबर 9 पर हमारे इंडिया में क्रूड ऑयल को किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है उसको लेकर के डाटा है कि डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में उसका कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डिपेंडेंस की बात की गई है कि सबसे ज़्यादा इंडिया जो है वो इम्पोर्ट के ऊपर टाइम के साथ में इंडिया डिपेंडेंट हो रहा है अदर कंट्रीज़ के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 पर अभी चाइना ने जो पैसिफिक ओशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में डिस्कशन किया, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़, कि आप हमारे क्या बन जाओ, मेंबर बन जाओ, हमारे असिस्टेंट बन जाओ, हमारे सपोर्टर बन जाओ, हम कुछ एग्रीमेंट साइन करेंगे। लेकिन इन कंट्रीज़ ने मना कर दिया। कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे कि चाइना क्यों चाहता है कि यहाँ पर ये जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, देखो जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर ये पैसिफिक आइलैंड छोटे छोटे आइलैंड हैं, वो यहाँ पर रेगुलेट, यहाँ पर अपने आप को उन्होंने एस्टेब्लिश कर रखा है। वो पैसिफिक ओशियन में एग्जिस्ट करते हैं और किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रशिया, इनके बीच में इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में लोकेटेड है। अब चाइना ये चाहता है कि वेस्टर्न कंट्री जो हैं वो यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस, अपना डोमिनेंस क्रिएट ना करें। तो चाइना अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है कि पैसिफिक ओशन में जो भी कंट्रीज़ हैं वो मेरे अंडर आए। ओके, अभी कुछ टाइम पहले सोलोमन जो आइलैंड है, कंट्री है, उन्होंने नेगोशिएशन भी किया, डिस्कशन भी किया, कुछ एग्रीमेंट किए चाइना के साथ में। उसको लेकर के एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि चाइना वहाँ पर अपने मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करेगा, लेकिन सोलोमन आइलैंड ने क्लेरिफाई किया कि कोई मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश नहीं होगा। अब चाइना क्या चाहता है कि इन कंट्रीज़ के साथ में जब रिलेशन बेहतरीन हो गए, इसका एक मेजर रीजन भी है कि इनका EEZ जो है,
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बड़ा है मतलब वहाँ पर आपके पास में ह्यूज इकोनॉमिक पोटेंशियल है, ताकि वहाँ की जो वेल्थ है, फिशरीज, एनर्जी, मिनरल्स और भी जो मैरीन रिसोर्सेज हैं उनका आप यूज कर सको। तो चाइना चाहता है कि इनके EEZ का पूरा बेनिफिट लिया जाए। ओके, EEZ क्या है? 1982 में जो अनक्लोज रूल बने थे सीक को लेकर के, उसमें डिसाइड किया गया था कि किसी भी लैंड एरिया के आसपास में जो सी बॉडी है उसको लेकर के अलग अलग एरिया डिसाइड किया गया कि जैसे इस इतनी दूरी तक, इतने नॉटिकल माइल तक आप यहाँ एंट्री कर सकते हो, इतने नॉटिकल माइल तक इनके रिसोर्सेज का, सी रिसोर्सेज का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ इसी तरीके का एक्सक्लूसिव जोन है, इकोनॉमिक जोन, जिसमें इन कंट्रीज़ को बहुत सारा बेनिफिट दिया हुआ है और उन्हीं का प्रॉफिट लेने के लिए चाइना यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक तो वो चाहता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस कम हो, दूसरा वो चाहता है कि इनके जो भी इकोनॉमिक जोन्स हैं उनका पूरा का पूरा बेनिफिट लिया जाए। जो भी क्वेड ग्रुप है उसको काउंटर करने की कोशिश के लिए चाइना ये सारी कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि हम अपने स्टेट लेवल पर जो है वो कास्ट को काउंटिंग करेंगे। कास्ट की काउंटिंग वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रही है। बिहार में आप सभी को पता है बीजेपी सपोर्टिव गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पर हाँ किया जा रहा है। देखो, बिहार की जो गवर्नमेंट है उनका ये मानना है कि टाइम के साथ में कुछ पॉपुलेशन जो है कुछ कास्ट की वो इंक्रीज़ हुई होंगी, कुछ डिक्रीज़ हुई होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा होंगे, तो डाटा के अकॉर्डिंग हम उन कास्ट के बेनिफिट के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि इसकी वजह से सोसाइटियल बेसिस पर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। इस आर्टिकल में बताया गया है कि बिहार पहला स्टेट नहीं है, इससे पहले भी कुछ स्टेट्स ने अपने यहाँ पर इसी तरीके की जो सर्वे है वो कंडक्ट करवाई हैं, सेंसस कंडक्ट करवाई हैं, जिसमें जो कर्नाटका है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, उन्होंने इसी तरीके की कास्ट काउंटिंग करवाई है, लेकिन उन्होंने इसको नाम दिया है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। ओके, और यहाँ पर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपॉइंट किया है इसी तरीके का कमीशन कि वो कास्ट वाइज जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करे और फिर उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। तो बिहार में नहीं, अदर स्टेट में भी काम हो रहा है, लेकिन उनको अदर नेम से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर जो स्टालिन जो हैं तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने वहाँ के गवर्नर से मुलाकात की, बोला कि भाई आपको इतने बिल भेज रखे हैं, उनके ऊपर अपना अप्रूवल दो या उनको वापस भेजो ताकि हम उसमें चेंज करके वापस भेजें, फिर आपको अप्रूवल देना ही पड़े। तो आर्टिकल 200 के अंडर पावर आती है गवर्नर के पास में कि जो स्टेट असेंबली उनको कोई बिल भेजे तो उस पर वो क्या अप्रूवल दे सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको दोबारा से भेज सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए इसको भेजा जा सकता है। तो ये पावर है और उसी के ऊपर काम किया जा रहा है। देखो, गवर्नर की जो पोस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, और स्पेसिफिक अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कन्फ्लिक्टेड गवर्नमेंट हो, मतलब अलग अलग पार्टीज से हो, तो ये इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन ये आए कि देखो जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, तो गलत है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिपेंडेंटली बोला गया है कि एक इंडिपेंडेंट पोस्ट होगी जो गवर्नर की पोस्ट होगी, और स्टेट में वो रिप्रेजेंट करेगा हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में, ओके, हेड ऑफ स्टेट के रूप में, ओके। लेकिन अगर अब बात आए एलजी की, तो एलजी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है जो यूटीज़ होते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 15 पर, और यहाँ पर देखो यूएसए में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इसमें बताया गया है, अलग अलग कंट्रीज़ को लेकर के बताया गया है। इसमें इंडिया में बताया गया है कि इंडिया में रिलीजन बेसिस के ऊपर रिलीजियस फ्रीडम जो है उसको लेकर के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट पब्लिश हुई है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इंडिया को लेकर के बात बोली है कि इंडिया में काफ़ी कंसर्न है, और कंसर्न इसलिए है कि हमारे यहाँ पर रिलीजन के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिलते हैं, ओके। तो उन्होंने ये भी बात रखी कि कुछ टाइम से अगर हम देखें तो रेगुलर इंडिया जो है वो सीरियस कंसर्न वाले जो कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया का इंक्लूजन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 16 फॉरेन पेज पर, इंडिया ने सिक्योर किया है, अश्योर किया है श्रीलंका को कि हम आपको फर्टिलाइजर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। फर्टिलाइजर सप्लाई क्यों? वहाँ की जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको प्रमोट करने के लिए। वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले डिसाइड किया था कि हम फर्टिलाइजर का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, जिसकी वजह से देखो अचानक जो चेंज होते हैं ना उनमें फिर डिप्रिशिएशन देखने को मिलता है। तो वहाँ पर डिक्रीज़ हुआ प्रोडक्शन, और उसकी वजह से वहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसकी वजह से जो ग्रेन की कमी हुई वो भी इफ़ेक्ट वहाँ पर सबसे ज़्यादा किया है, ओके। तो ये इशू जो हैं वो श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका को
एस्टेब्लिश किया जा सके, स्टेबल किया जा सके। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।